नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पालघर में संतों की बेरहमी से हुई हत्या के बाद से ही पूरे देश में आक्रोश है। रोजाना इस हत्याकांड से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। 16 अप्रैल को जब साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या हुई, तब से ही देश गुस्से में है और न्यूज नेशन इस हत्या को लेकर ग्राउंड जीरो पर जाकर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस हत्याकांड के 300 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और संत समाज पालघर केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। 16 अप्रैल की खूनी रात को आखिर क्या हुआ था? किसने बुलाई थी 400 से 500 लोगों की वो भीड़? किसके इशारे पर हिंसक भीड़ संतों की कातिल बन गई? अफवाह के बाद संतों की हत्या की गई या फिर सोची समझी साजिश के तहत उनको मारा गया? क्योंकि जिस तरह से संत समाज ने हत्या के पीछे वामपंथी और ईसाई मिशनरियों की साठगांठ का आरोप लगाया है, उससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या पालघर में साधुओं की हत्या कहीं हिंदुत्व के खिलाफ नफरत के एजेंडे के तहत तो नहीं की गई? पालघर में हुई हत्या का कनेक्शन अर्बन नक्सलवाद से तो नहीं है? वहीं गौतम नवलखा के सरेंडर और साधुओं की हत्या में कोई कनेक्शन तो नहीं है? क्योंकि भीमा कोरेगांव के आरोपी गौतम नवलखा ने 14 अप्रैल को सरेंडर किया और 16 अप्रैल को साधुओं की हत्या हो गई। तो क्या दोनों घटनाओं में कुछ कनेक्शन है? ये वो सुलगते सवाल है जिसका जवाब पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले देख लेते हैं। पालघर के एसपी ने माना है कि हत्या के 300 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। क्या पालघर में संतों की हत्या बड़ी साजिश है? क्या हिंदुत्व से नफरत के एजेंडे के तहत हुई संतों की हत्या? साधुओं की हत्या में अर्बन नक्सलियों की साजिश तो नहीं? हत्या के पीछे अर्बन नक्सलियों और ईसाई मिशनरियों का गठजोड़ तो नहीं? गौतम नवलखा के सरेंडर और पालघर हत्याकांड के बीच क्या है कनेक्शन? संतों की हत्या के लिए कहां से आई 400 से 500 लोगों की कातिल भीड़? 300 फरार आरोपियों की कब तक होगी गिरफ्तारी? क्या अर्बन नक्सलियों के इशारे पर कातिल बनी भीड़? 16 अप्रैल को पालघर के गढ़चिंचले गांव में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की बेरहमी से पीट कर हत्या के बाद पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ है। लोग संतों के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हिंदू आराध्यों, संतों और आस्था पर हो रहे प्रहार के बीच लोग और संत समाज का गुस्सा उबाल पर है। ऐसे में न्यूज नेशन इस हत्याकांड की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अपनी पड़ताल में न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो की हकीकत से लेकर चश्मदीदों के बयान और सबूतों के आधार पर इस हत्याकांड से जुड़े कई खुलासे किए, जिसका असर भी हो रहा है। इस हत्याकांड में अब शक की सुई अर्बन नक्सलियों की ओर उठ रही है। वीएचपी और संत समाज से लेकर समाज का हर तबका मांग कर रहा है कि अगर साधुओं की लिंचिंग से गौतम नवलखा जैसे अर्बन नक्सलियों का कनेक्शन है, तो उसे उजागर करने से लेकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। खासकर जो भड़काया गया है कि इस समय सबसे बड़ा खतरा वो फासिज्म है और उस फासिज्म का जो रूप है वो केसरिया है। तो इस कारण वहां उनकी हत्या हुई है। इसीलिए मैं बंद करूंगा। 2 लाइन और कहना चाह रहा हूं। मैं 2 मांगे कर सकता हूं। एक तो भीमा कोरेगांव की जो जांच है उसको विस्तारित किया जाए कि समूचे महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो भी एनजीओ, जो धर्म संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं, जो सांस्कृतिक संस्थाएं, जो थिएटर के रूप में काम करने वाली संस्थाएं जो संदेह में है, उन सबको उस जांच के दायरे में लाया जाए। हिंसा के मामले में जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे भी नक्सल का एंगल होने की बात सामने आ रही है। भीमा कोरेगांव के भी तार यहाँ से जुड़ रहे हैं। इस दिशा में भी कुछ पुलिस ने जांच का कदम उठाया है? देखिए, जांच के लिए तो हर दिशा खुली है पुलिस के लिए। हर एंगल को हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। साधुओं की हत्या से 2 दिन पहले 14 अप्रैल को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा ने एनआईए के सामने सरेंडर किया। नवलखा के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस ने अलगाववादी संगठनों के संपर्क में होने का आरोप लगाया है। इन्हीं संगठनों के जरिए माओवादियों को हथियार सप्लाई करवाए गए थे। आरोप है कि नवलखा साल 2011 से हिजबुल समेत दूसरे आतंकी संगठनों से संबंध बनाने में जुटे थे। आपको बता दें कि गौतम नवलखा समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। और अब आप गौतम नवलखा का अप्रैल 2018 का वो बयान सुनिए, जिसमें वो कैसे सशस्त्र विद्रोह को जायज ठहरा रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। And yet we believe that the Maoists should give up armed resistance and fight elections? Ridiculous. Ridiculous. The only way in which they can do it is if they learn the lesson from the Nepali Maoists of first establishing their strength, the military and political strength,
use it as a bargaining position. Only then do they stand a chance. अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन है? 2 दिन पहले गौतम नौलखा का सरेंडर और फिर पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या, तो क्या वाकई में पालघर में साधुओं की हत्या में अर्बन नक्सलवाद का हाथ है? क्योंकि संत समाज इस हत्याकांड में वामपंथियों और ईसाई मिशनरियों की नापाक साजिश का आरोप लगाता रहा है। आरोप है कि पालघर के इस इलाके में वामपंथी संगठन और ईसाई मिशनरी बड़े पैमाने पर हिंदू विरोधी प्रचार करते आ रहे हैं। अर्बन नक्सलियों और ईसाई मिशनरियों की ये नापाक गठजोड़ हिंदू सन्यासियों को अपने रास्ते में मुख्य बाधा समझते थे। हत्या आरोपियों को बचाने के लिए जिस पीटर डेमिलो उर्फ प्रभुदास क्रिप्टो क्रिश्चियन का नाम आ रहा है, यह सोनिया गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य भी रह चुका है। अतः अब यह सुई गहरे षड्यंत्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। वामपंथी एवं क्रिश्चियन मिशनरियों की मिली भगत से पूज्य संतों की हत्या हुई है। हमारी पड़ताल में अब सबसे पहले बड़ा सवाल था कि आखिर कौन है ये पीटर डिमेलो उर्फ प्रदीप प्रभु, और क्या वाकई ये संतों की हत्या में गिरफ्तार आरोपियों की मदद कर रहा है? इस सवाल का जवाब हमने खुद पीटर डिमेलो से ही जानना चाहा, लेकिन उन्होंने जितेंद्रानंद सरस्वती के दावों से इनकार किया। ये साफ गलत है। ये सभी जो आप कह रहे हो, सर हम नहीं करे, संत ने आरोप लगाया है। जो संत ने आरोप किया है वो संत रखे। अच्छा, मैं कहता हूँ साफ झूठ है। ना मैं किसी का जामीन करवा रहा हूँ, हाँ, ना मैं संतों का अपमान कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। अब सवाल ये था कि पीटर डिमेलो कौन है और ये काम क्या करते हैं। दरअसल पीटर डिमेलो और प्रदीप प्रभु आदिवासियों के लिए काश्तकारी संगठन चलाते हैं। प्रदीप प्रभु यूपीए सरकार में वन अधिकार कानून और मनरेगा को लेकर बनी कमेटियों के हिस्सा थे। प्रदीप प्रभु जिन मिशनरियों से जुड़े थे उनके ऊपर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगे हैं। धर्म परिवर्तन और घर वापसी को लेकर पालघर के इलाके में पहले भी काफी हिंसा हुई है। प्रदीप प्रभु की पत्नी का नाम शिराज बलसारा है। ये इस काश्तकारी संगठन के साथ ही काम करती हैं। दरअसल ये बातें ऐसे ही नहीं उठ रही हैं। प्रदीप प्रभु की पत्नी शिराज बलसारा का नाम भीमा कोरेगांव में आरोपियों की गिरफ्तारी की निंदा करने और उन्हें मदद करने के अभियान में सामने आया है। तो क्या वाकई पालघर में साधुओं की हत्या एक सोची समझी साजिश थी? क्या वाकई पालघर हिंदुत्व के खिलाफ अर्बन नक्सलियों की नई प्रयोगशाला बन गया है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पालघर में पुलिस ने सरेंडर किया और जिस तरह से एक के बाद एक राज बेपर्दा हो रहे हैं, वो साधुओं की हत्या में एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। पालघर से संजय सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आश्चर्यजनक बात यह है कि 115 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 300 लोग, हत्या के 300 आरोपी अब भी फरार हैं। सवाल यह है कि क्या पालघर के इलाके में जंगल राज चल रहा है? ये 300 आरोपी फरार क्यों हैं? पुलिस एसपी गौरव सिंह इस मामले में क्या कहते हैं, सुनिए। टेरेन काफ़ी दुर्गम भाग है वो, ठीक है, और उसकी जानकारी हमको हर एक जगह की जानकारी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि जैसा आपने भी देखा होगा वहाँ पे पहाड़ हैं और जंगल है साथ साथ है। उन सब भागों में पुलिस की गश्त नॉर्मली नहीं रहती है, ना ही कोई वहाँ पे प्रॉपर रोड है। तो इस सब के चलते हमको थोड़ा उनको पकड़ने में तकलीफें आ रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि उनको जल्दी से पकड़ना है। तो 1, 2, 12, 15, 17, 100, 200 नहीं, 300 हत्या के आरोपी अब भी फरार हैं। इसी बात पर बहस खोलूंगा। मेरे साथ अभिनेत्री पायल रोहतगी है, जो कि संतों का लगातार समर्थन कर रही है अपनी सोशल साइट्स पे। मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब हैं। मेरे साथ राजीव जेटली साहब हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है नेशनल। गंगा सहाय जी है, प्रोफेसर है जेएनयू के। सुनीत चोपड़ा साहब है, लीडर है सीपीएम के। बरखा त्रेहन, एक सोशल एक्टिविस्ट, मेरे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले मैं आपके पास चलूंगा जीडी बख्शी जी। 2 संतों को मार दिया जाता है,
इलाके में कन्वर्जन का बोलबाला है, अर्बन नक्सली से भी कनेक्शन निकलकर सामने आता है। और ये वही इलाका है जहां पर भीमा कोरेगांव की तरह कई तरह के मूवमेंट पालघर के आदिवासी इलाकों में चलते रहे और ऊपर से 300 लोग हत्या के आरोपी अभी भी फरार हैं। 16 तारीख से आज 4 मई हो गई है। आप क्या कहेंगे एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, क्या वहां की कानून व्यवस्था की एजेंसी पूरी तरह चरमरा नहीं गई है? ड्राइवर है साथ में, सिद्ध योजित तौर से भीड़ वहां पे आती है, पीट पीट कर उनको जान से मार डालती है। पुलिस वाले मूक दर्शक ही नहीं कोलैबोरेटर हुए तो भीड़ की तरफ इतना दुख हुआ देख के वो वीडियो कि वो बेचारा 70 साल का बुढ़ा कि वो हाथ पकड़ रहा है उस पुलिस वाले के और उसको धक्का दे रहा है इस भीड़ के सामने। दिस इज प्रीमेडिटेटेड मर्डर। इस जगह समथिंग इज कुकिंग। देखिए, माओवाद जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी माओवाद को भारत के खिलाफ सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा बताया था। ये माओवादियों का क्षेत्र है और हम एक नई अलायंस देख रहे हैं। नेपाल में भी हमने देखी और हम यहाँ भी देख रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज जो कि माफ कीजिए कई बारी वो लोग फ्रंट कर रहे हैं CIA और ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, यूरोपियन एजेंसीज काम कर रही है और ये मार्क्सवादियों के साथ, माओवादियों के साथ इनका गठजोड़। यहां तक कि तो ये भी कहा जा रहा था साहब कि जब पिछला UPA का राज था उन्होंने सेना को नहीं डिप्लॉय होने दिया, वो जो नक्सलवाद इफेक्टेड क्षेत्र थे कि कहीं हम काबू ना पा ले, वो चाहते थे कि ये चले। ये भारत को तोड़ने की सबसे गहन साजिश है। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको 5 से ज्यादा आतंकवादी इकट्ठे कभी नहीं मिलेंगे। अगर मिलते थे तो मैं जब वो जवान जनरल था तो मैं हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाया करता था साहब कि साथ कैसे आ गए। ये आपके छत्तीसगढ़ के जंगलों में आपका जो वो इलाका है 300 की पलटने, 2 पलटनों का तो अभी सबको शरेआम मालूम है। हर साल वो निकलते हैं अपने जंगलों से बाहर, 20, 30, 40, 75 हमारे जो है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मार डालते हैं। इट इज अ बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट। हमको इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। यही नेक्सस श्रीलंका में काम कर रहा था, जबकि नॉर्वेजियन वहां के मिशनरी जाके LTTE के साथ लगे हुए थे और जगह लगे हुए थे। नेपाल में बहुत एक्टिव कन्वर्शन हो रही है, साथ में कांग्रेस का बोलबाला, ये जो नेक्सस है ये काम कर रहा है। अब तो चीन भी इसमें कूद गया है, जैसे हाल की वहां से पता चलता है। ये लोग हमारी यूनिवर्सिटीज को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। JNU तो इनका खास घर है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वहां से आए दिन देश को तोड़ने के नारे लगाए जा रहे हैं। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है साहब अफजल के कातिल? सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस जिन्होंने उसको सजाए मौत सुनाई हमारी पार्लियामेंट पे हमला करने के लिए। अरे साहब, उसकी याद में आंसू बहाए जाते हैं हर साल JNU में, और अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो पूरी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी कूद पड़ते हैं टिड्डी दल की तरह उनके नेता, उनके बचाव में। 3 साल लगे पुलिस को केस दायर करने में, और बाकी साहब अभी कोई तकरीबन 3 साल हो रहे हैं कि आप पार्टी ने बोला कि हम तो साहब इजाजत ही नहीं देंगे, पीछे पड़ के आप इजाजत के लिए। ठीक है, क्या एक्शन लिया गया है किसी के खिलाफ? ये बड़ा भारी षड्यंत्र है भारत की सुरक्षा के खिलाफ। अगर हम जागे नहीं तो हमें नुकसान होगा। एग्री करता हूं जनरल साहब, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। सुनीत चोपड़ा से सीधा सवाल। सुनीत चोपड़ा जी, 300 हत्या के आरोपी अभी भी गायब हैं, क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी CPM के विधायक विनोद जी, जो क्षेत्र के स्थानीय विधायक है? जवाब दीजिए, आपकी तो वहां सरकार है। बीजेपी को वहां पर हराया था। दूसरी चीज ये है, आपने कहा कि 2 दिन पहले
गौतम नवलखा ने अपना नाम और या अपने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। 2 दिन पहले तो वो क्यों नहीं हुई थी जिसके लिए वो संत जा रहे थे। दूसरी चीज, ये जब मृत्यु का किसी को पता नहीं, उनको कैसे पता कि 2 संत जाएंगे, और वो संत बिना पास जा रहे, और वो संत गलत रास्ते से जा रहे। ड्राइवर ने कहा इस रास्ते से मत आओ। ये आपको किसने बताया चोपड़ा साहब कि ड्राइवर ने ऐसा कहा? हमें सब मालूम है, ड्राइवर की पत्नी ने बोला है टेलीविजन पे, और आपने झूठा प्रोग्राम कोरिया पे दिखाया। अभी मैं देखता हूं आप जैसा झूठा टेलीविजन स्टेशन कोई हो नहीं सकता। सुनील जी, मेरा तो सीधा सवाल है, आपकी वहां पर सरकार है, एनसीपी और सीपीएम का अलायंस है, 300 हत्या के आरोपी अभी क्यों गायब हैं? जवाब दीजिए, 300 हत्या के आरोपी अभी क्यों गायब है? नामजद आरोपी क्यों गायब है? आपके विधायक है वहां पर, आपकी पार्टी के समर्थन वाली सरकार है वहां पर, एनसीपी और सीपीएम का अलायंस है वहां पर। जवाब दीजिए, 300 आरोपी, 16 तारीख को हत्या हुई, आज 4 तारीख हो गई है। झूठे आदमी हो तुम, चिल्लाना बंद करो और प्रश्न पूछो जो पूछना है। पूछा ना सर, मैंने प्रश्न ही पूछा आपसे। पूछा जी। मेरा सीधा सवाल है आपसे। देखिए सर, आप चोपड़ा साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के एमएलए हैं, आपकी पार्टी का एनसीपी से अलायंस है, एनसीपी सरकार में है, 300 हत्या के आरोपी क्यों गायब हैं? क्यों फरार हैं अब तक? 300 हत्या के आरोपी क्यों फरार हैं? नहीं है आपके पास। अभी आपने जो पुलिस का बयान दिया था उसमें स्पष्ट किया। ठीक है, मैं पुलिस का बयान फिर से सुना देता हूं, फिर बहस खोलूंगा कौन सच है। मैं सच बोल रहा हूं या सुनील चोपड़ा जी डिसाइड कर लीजिएगा। एसपी का बयान फिर से दिखाइए। जब उनसे पूछा गया 300 आरोपी क्यों गायब है, उनका क्या जवाब था, सुनिए। एसपी गौरव सिंह पालघर। टेरेन काफी दुर्गम भाग है वो, ठीक है, और उसकी जानकारी हमको हर एक जगह की जानकारी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि जैसा आपने भी देखा होगा वहाँ पे पहाड़ हैं और जंगल है साथ साथ है। उन सब भागों में पुलिस की गश्त नॉर्मली नहीं रहती है, ना ही कोई वहाँ पे प्रॉपर रोड है। तो इस सब के चलते हमको थोड़ा उनको पकड़ने में तकलीफें आ रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि उनको जल्दी से पकड़ लेंगे। पुलिस को हर एक जगह की जानकारी नहीं है, ये आपके सरकार की पुलिस है। चोपड़ा जी जवाब दीजिए, एसपी का जवाब है, मेरा नहीं। कौन सच्चा कौन झूठा ये मेरे दर्शक तय कर लेंगे। बंद करो बकवास। सुनो, मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ। और 4 दिन से अफवाहें फैला रहे थे कि बच्चे पकड़ने वाले वहां पर हैं। अच्छा, संत गेरुआ कपड़ों में बच्चे पकड़ेंगे? आपको क्या लगता है बच्चे पकड़ने गए थे वो? बकवास मत करो, जवाब देने दो, नहीं तो मैं आगे कभी तुम्हारे झूठे टेलीविजन पे नहीं आऊंगा। सर मैं तो सम्मान के साथ पूछ रहा हूं आपसे, सम्मान के साथ पूछ रहा हूं, बेशर्मी से सम्मान से पूछ रहा हूं चोपड़ा जी। मैं आपको बताता हूं, मैंने सुना था पुलिस वाले ने क्या किया था जब उन्होंने पहले आपने उनसे सवाल पूछा। और ये जो 300 लोग हैं, किसी को मालूम नहीं कि 300 हैं या नहीं। सर एफआईआर में लिखा है, एफआईआर में लिखा है, लेकिन इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी खत्म नहीं हुई। आप कृपा कर इंक्वायरी खत्म होने दीजिए। और मैं सर पहले हत्या के आरोपी गिरफ्तार भी किए जाने चाहिए ना। इंक्वायरी क्या, पहले हत्या के आरोपी तो गिरफ्तार हो तब इंक्वायरी होगी कि षड्यंत्र है कि नहीं है। कि ये संत मारे गए, ये बड़े दुख की बात। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी को मालूम नहीं था कि ये संत वहां से जाएंगे। तो कैसे प्लानिंग होती? सर प्लानिंग ऐसे हो रही है कि वहां पर सनातन धर्म के खिलाफ आदिवासियों को भड़काया जा रहा है लंबे समय से। वहां पर खूनी हिंसा का इतिहास रहा है। क्रिश्चियन मिशनरियों, आदिवासियों जो उनके समर्थक है और जो राइट विंग के कार्यकर्ता है उनके बीच। देखो मैं सीरियस हूं, मैं इस तरह के चीजों में नहीं। 3 चीज बहुत सीरियस है। पहली चीज, किसको मालूम हो सकता है जब वो संत मरा नहीं था जिसके फ्यूनरल पे जा रहे।
ठीक है, किसको मैं मारे? जेटली जी आप रिपीट कर रहे हैं चोपड़ा जी, जेटली जी के पास चलता हूं। जेटली जी, ये स्थापित है कि 300 हत्या के आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, क्यों बताइए जेटली जी। दीपक भाई, पहले तो ये समझना है कि इसकी पटकथा कब लिखी गई थी। इसकी पटकथा लिखी गई थी 31 दिसंबर 2017 को अलगर परिषद के कार्यक्रम में। अलगर परिषद के कार्यक्रम में जो भड़काऊ बयान दिए गए थे उसका नतीजा निकला था 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव के रूप में। और ये जो सोच थी, ये सोच फैली कहां पर? ये उन जगहों पर जहां पर माओवादियों का, कम्युनिस्टों का कब्जा है। अभी चोपड़ा साहब की बात को ही मैं आगे बढ़ा दूं, ये कह रहे हैं ड्राइवर ने कहा था यहां से मत जाइए। अरे भाई, कोई पाकिस्तान से निकलना था क्या? ड्राइवर को इस बात का अंदेजा था कि जहां पर कम्युनिस्ट के विधायक रहते हैं, जहां पर इनकी फोर्सेस है, वहां पे आम आदमी का निकलना दुश्वार है, क्योंकि वहां माओवादी फोर्सेस है वहां पर। ये लोग, गौतम नवलखा ने जब सरेंडर किया, सरेंडर करने के मात्र 1-2 दिन के बाद देखिए घटना घट जाती है। 16 अप्रैल को घटना घटती है और 21 तारीख तक कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं होता, मीडिया में पता नहीं चलता। वहां का जो एसएचओ है वो 3 अखबारों में अलग अलग बयान देता है। एसएचओ एक बयान में कहता है कि मेरे आने से पहले चोपड़ा जी प्लीज, उनका टर्न है, बहुत देर बात की आपसे। चोपड़ा जी का ऑडियो प्लीज। जब वो एसएचओ ने 3 अखबारों को अलग अलग बयान दिया, तीनों अखबारों को यह बयान दिया कि मेरे आने से पहले, मतलब पुलिस के आने से पहले, वो ऑलरेडी घायल अवस्था में पड़े थे। और पूरे देश ने वीडियो देखा कैसे पुलिस उन साधुओं को, संतों को उस भीड़ के हवाले कर रही है। और किस भीड़ के? उस भीड़ के हवाले कर रही है जो कोरोना पॉजिटिव है। इतनी भारी तादाद में कोरोना पॉजिटिव बाहर निकले। अब देखिए नई जानकारी क्या आ रही है, वही लोग जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया, उन्होंने 25 पुलिस वालों को भी संक्रमित कर दिया। तो इतनी खुली छूट महाराष्ट्र के अंदर जो गठबंधन सरकार है उनके गुंडों को मिली है। कोई भी संत आए उसे मार दीजिए, उसे जला दीजिए, आपने जो करना है करिए, पुलिस वालों को इन्फेक्ट करिए। एक भी ऐसी पटकथा नहीं है जिसकी कोई बैकग्राउंड स्टोरी ना रही हो। पूरी तरह से कांग्रेस ने, शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे जी ने और कांग्रेस ने और ये कम्युनिस्ट और एनसीपी ने मिलके ये षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र से अगर किसी को खुशी मिल सकती है सोनिया मैडम को, तो उनको खुशी मिल सकती है, क्योंकि उनकी छत्र छाया के अंदर जो 10 साल तक इस देश में चला, कन्वर्जन का खेल चला, उस खेल को अभी भी अपनी राज्यों की सरकारों में वो पोषण दे रही है, वो उनमें खाद डाल रही है। और उसमें चोपड़ा जी भी भागीदार हैं, उद्धव ठाकरे भी भागीदार हैं, एनसीपी शरद पवार जी भी भागीदार हैं। ये सभी लोग हत्यारे हैं उन संतों के, और इसीलिए इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। बार बार ये बोलने के बावजूद कि उन लोगों को पकड़ा जाए। एक महिला सरपंच है, उसको धमकियां मिल रही हैं, जिसने बयान दिया कि मैंने देखा कैसे संतों को मारा गया और किन किन लोगों ने मारा। उन्हें धमकियां कौन देने वाले हैं? ये राजनीतिक पार्टियों के लोग धमकियां दे रहे हैं उसको कि अगर आपने बयान दिया तो आपके परिवार को खत्म कर देंगे। ठीक है, जेटली जी चल रहा है, इस देश का नहीं है वो पालघर। ऐसा लगता है किसी दूसरे देश के अंदर है। प्रोफेसर गंगा सहाय से मैं ब्रेक के बाद बहस की शुरुआत करूंगा। पायल भी मेरे साथ है, बरखा भी मेरे साथ है, दोनों को नहीं जोड़ पाया हूं, अगले भाग में जोड़ूंगा। लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है, 300 हत्या के आरोपी अभी भी फरार क्यों? पुलिस नहीं पहुंच सकती वहां के कुछ इलाकों में क्यों? 70 साल बाद किसी इलाके में देश की पुलिस ना पहुंच पाए तो चिंता वाली बात होगी। ये बात खुद एसपी कह रहे हैं। ऐसे हालात क्यों बने इस इलाके में? इस पर हमारा खुलासा जारी रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक।